इन्वेंट्री का हमने एरिया देखा था जिसमें वी वर कंसिडरिंग लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। उसमें हमने देखा था कि कॉस्ट तो हम या तो लिफो बेसिस पे मेजर करेंगे या फिर या फीफो बेसिस पे मेजर करेंगे या वेटेड एवरेज कॉस्टिंग के बेसिस पे मेजर करेंगे। ये वही तरीके हैं जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने देखा था एनआरवी। एनआरवी में ये हमने देखा था कि अगर कोई गुड्स इन प्रोग्रेस है तो इन दैट केस हम उसको किस तरीके से लोअर ऑफ एनआरवी एंड कॉस्ट पे रखेंगे। उसका एक क्वेश्चन आपके सामने ये गिवन था। इसमें यह है कि XYZ लिमिटेड के पास 4 प्रोडक्ट्स हैं A, B, C, D। इसने ओपनिंग इन्वेंट्री के हवाले से बताया है कि 10,000 यूनिट्स A के, 15,000 यूनिट्स B के, 20,000 यूनिट्स C के और 25,000 यूनिट्स D के कंपनी के पास ओपनिंग मौजूद थे, यानी अनसोल्ड डेफिनिटली। अच्छा, उसकी जो कॉस्ट थी वो 70,000 थी, एनआरवी 75,000 थी। आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर होगा हम उसी को लेंगे। मिसाल इसका कॉस्ट कम है, इसकी एनआरवी कम है, ये दोनों बराबर है और इसकी भी एनआरवी कम है। तो ओपनिंग स्टॉक की जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक की हम वैल्यू लेंगे जो दोनों में से लोअर ऑफ होगी। अच्छा, उसके बाद अब एक हमें इसकी मेजर करनी है कॉस्ट और दूसरी मेजर करनी है एनआरवी। आगे क्या हुआ है कि हमने 4 लाख यूनिट्स बनाए हैं ए के, 50,000 यूनिट्स बनाए हैं ए के। अगर हम यहां पे कैलकुलेट करना चाहें कि हमें प्रोड्यूस करने में कॉस्ट पर यूनिट क्या आई है, तो 4 लाख रुपए में आपने बनाए हैं 50,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट कितने का पड़ा? 4 लाख रुपए में हमने बनाए हैं 50,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट हमें इस साल पड़ा है 8 रुपए का। अच्छा, इसी तरीके से बी 6 लाख में हमने बनाए हैं 60,000 यूनिट्स। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पड़ा है 10 रुपए का एक यूनिट। उसके अलावा 8,25,000 में पड़े हैं 75,000 यूनिट्स ऑफ सी। 8.25 लाख में पड़े हैं 75,000 यूनिट सी के। एक यूनिट हमें कितने का पड़ा? 11 रुपए का। और 12 लाख में पड़े हैं लाख यूनिट्स डी के, तो एक यूनिट हमें पड़ा है 12 रुपए का। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारी कॉस्ट इस साल में जो आई है। अगर के हम मेजरमेंट बेसिस देखें और अगर के वो फीफो है तो ओपनिंग इन्वेंट्री को ओपनिंग रेट पे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग रेट पे रखना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको कर रहे हैं एफओ के मेथड पे, यानी एवरेज कॉस्टिंग के मेथड पे, तो हमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों को मिला के करना पड़ेगा। अच्छा, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स गिवन है। ये इसमें लिखा है कि डैमेज्ड यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ये इस 5,000 में ऑलरेडी शामिल है। इसी तरीके से ये 600 10,000 में शामिल है, 800 15,000 में शामिल है और ये 1500 24,000 में शामिल है। अच्छा, उसके बाद क्या सीन है? यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट। ये इसने बताया है कि अगर हम मार्केट से परचेज करते हैं तो अब ये देख सकते हैं कि ए को हम वैल्यू कर रहे हैं वेटेड एवरेज के बेसिस पे, बी को हम वैल्यू कर रहे हैं वेटेड एवरेज के बेसिस पे, सी और डी को हम कर रहे हैं फीफो के बेसिस पे।
ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीजें बताई हैं? यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, कि अगर हम यही यूनिट मार्केट से खरीदते थे तो कितने का पड़ता था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, 12, 12, 12.5 एंड डैमेज्ड, जो हमारे डैमेज्ड है, ऊपर 300 यूनिट्स हैं, उसको रिपेयर करने में 3 रुपए का खर्चा आएगा, 600 यूनिट्स को 2 रुपए का खर्चा, 800 यूनिट्स को 2.5 रुपए का खर्चा और 15 रुपए को 1500 यूनिट्स को 3.5 रुपए का खर्चा। अच्छा, हम पहले कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स थे और हमने बनाए कितने हैं। हमारे पास थे 10, 15, 20, 25। 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 प्लस हमने बनाए कितने हैं? 50, 60, 75 लाख। 50,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं ए के, 60,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं बी के, 75,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं सी के और लाख यूनिट्स हमने बनाए हैं डी के। तो ओपनिंग थे 10,000, 50, 60,000 जो हम इस साल बेच सकते यूनिट्स, 95,000 सी के हैं जो हम बेच सकते और 1.25 लाख यूनिट्स डी के हैं जो कि हम बेच सकते हैं। जबकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक एक है 5,000 यूनिट्स, डैमेज 300 इसमें शामिल है। तो हम आइंदा आने वाले साल के लिए बना रहे हैं अगर, तो 60,000 यूनिट्स हम बेच सकते थे जिसमें से 5,000 यूनिट्स अनसोल्ड है। इसका मकसद 55 बिक जाएंगे इस साल। सी की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बी की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 10,000 यूनिट्स। दैट मीन्स कि इसके 65,000 यूनिट्स बिक जाएंगे। सी की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 15,000 यूनिट्स, 95 बिक सकते थे, 15,000 रह गए, मतलब हमने 80,000 बेच दिए और 24,000 यूनिट्स बचेंगे डी के, यानी हमने 1,01,000 यूनिट्स हम बेच सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो बड़ा इजी पार्ट था। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारी कॉस्ट पर यूनिट। तो ए को किस वेटेड एवरेज बेसिस पे, बी को आप किस बेसिस पे कर रहे हैं? वेटेड एवरेज के बेसिस पे, सी फीफो और डी फीफो। कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहे तो ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एवरेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, यहां कैलकुलेशन देख लो, जिसको आप समझ रहे थे कि फॉर्मूला है, बेसिकली वो फॉर्मूला नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब देखो हमारे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी लेनी है? 70,000, 70,000 हमारे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी, प्लस जो हमने यूनिट्स बनाए उस पे हमारा खर्चा आया है 4 लाख रुपए।
तो हमारा टोटल खर्चा हो गया 4,70,000 रुपए। क्योंकि आप एवको यूज कर रहे हैं, तो एवको के लिए आपने क्या किया, ओपनिंग को प्लस किया, और इस साल जितना भी यूनिट आपने बनाया उन दोनों को प्लस कर दिया। यानी यूनिट्स आपने कितने रखने हैं, 60,000। अब हम अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहें तो 4,70,000 का खर्चा है टोटल, ओपनिंग प्लस ये साल मिला के, डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट्स है ओपनिंग प्लस इस साल की प्रोडक्शन मिला के, ये है 7.83। अच्छा, इसी तरीके से बी को भी हम एवको पे वैल्यू कर रहे हैं। तो बी के आप देखें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ओपनिंग स्टॉक की हमारी वैल्यूज दो गिवन थी, 1,20,000 और 1,10,000। हम कौन सी लेंगे, जो दोनों में से लोअर ऑफ होगी। तो 1,10,000 हमारे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, प्लस इस साल जो हमने यूनिट्स बनाए उन पे खर्चा कितना किया है, 6 लाख रुपए। तो ओपनिंग प्लस इस साल को मिला के हमारा टोटल खर्चा है 7,10,000। और दोनों यूनिट्स मिला दिए जाए तो कितने बनेंगे, ओपनिंग में इसके यूनिट्स थे 15,000 और हमने बनाए हैं 60,000 और 75,000। तो 7,10,000 खर्चा हुआ ओपनिंग स्टॉक और इस साल को मिला के, और यूनिट्स हमने बनाए ओपनिंग प्लस ये साल मिला के 75,000। ये बना 9.467। जबकि सी और डी को हमने फीफो के बेसिस पे वैल्यू करना है। क्योंकि आपको फीफो के बेसिस पे करना है तो पिछले साल आपका कितना खर्चा आया था वो सामने रखने की जरूरत नहीं है। यानी आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लेनी है उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखें हमने इस साल कितना खर्चा किया है, वो है 8,25 और 12 लाख। और यूनिट्स भी हमने ओपनिंग नहीं रखने, सिर्फ इस साल के रखने, जो हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं 75,000 और 1 लाख। कॉस्ट पर यूनिट हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, ये हमारी आई थी 11 और ये आई थी 12। सही है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो पहले। नहीं है कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद रहे ए और बी को हमने रखा है एवको में, यानी ओपनिंग प्लस इस साल की प्रोडक्शन, एंड यूनिट्स भी ओपनिंग प्लस इस साल की प्रोडक्शन।
जबकि उसको हमने रखा है फीफो के बेसिस पे। तो यानी हमने लास्ट रेट पे उसको वैल्यू करना है। ए के हमारे पास कितने यूनिट्स मौजूद है क्लोजिंग में? क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 5, 10, 15, 24। अब हम इसकी निकालते हैं कॉस्ट। ए की कॉस्ट पर यूनिट हमने कितनी निकाली? 7.83। अगर एक यूनिट 7.83 का है तो 5000 यूनिट्स कितने के बनेंगे? $39,150। यहां पे आप देख सकते हैं राउंड अप डिफरेंस छोड़ के इसके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 39,167, हमारे पास है 150, राउंड अप का डिफरेंस है। ओके, हमारे हिसाब से मुझे बताओ कि बी की वैल्यू क्या आएगी? कॉस्ट Sir, 94,600. 94,000। Yes, sir. 94,670। यस, बाकी चेक करो एक बार। करेक्ट। ओके, तो आपने इसको क्या किया? हमने कॉस्ट पर यूनिट रखी थी 9.467, क्योंकि ये हमने एवको के बेसिस पे रखा था। अच्छा, बाकी सी को हम रखेंगे फीफो के बेसिस पे। तो सी के एक यूनिट की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 11। Sir, देखो क्या आ रही है? 1,65,000। और डी की वैल्यू भी हम रखेंगे 12, क्योंकि उसको भी हम फीफो के बेसिस पे कर रहे हैं। Sir, 288,000. 288,000। हमजा, एक बार इसको चेक कर लो। यह क्या? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये फॉर्मूलाज यूज किए हैं, बेसिकली ये किसी किस्म के कोई फॉर्मूलाज नहीं है, इसने सिर्फ एफको और फीफो का यूज किया है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एनआरवी कैलकुलेट करने पर। सेलिंग प्राइसेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10, 12, 12, 12.5। ये आ गई 10, 12, 12, 12.5। फिर अच्छा, ये हमें कॉस्ट पता चल गई। अब हमें कैलकुलेट करनी है नेट रियलाइजेबल वैल्यूज। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम क्या रखते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ओके, इसकी सेलिंग प्राइस है 10, उसकी 12, उसकी 12, उसकी 12.5, और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आपको पहले से ही पता है। सेलिंग प्राइस है 10, 12,
12, 12.5 और क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं? 5,000, 10,000, 15,000 एंड 24,000। तो हमने रखा एस्टिमेटेड सेल्स। ए को बेच के हम कितने पैसे कमा सकते हैं? 50,000। बी को बेच के कितने पैसे कमा सकते हैं? 1,20,000। सी को बेच के कितने पैसे कमा सकते हैं? 1,80,000। और डी को बेच के कितने कमा सकते हैं? 3,00,000। अब हमें इसमें से माइनस करनी है एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, अब सेलिंग कॉस्ट के लिए ऊपर से दिया हमें वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 60,000, 80,000, 90,000, 1,00,000। यही सेलिंग कॉस्ट अगर हम पर यूनिट निकालना चाहें तो आपकी 60,000 रुपए की सेलिंग कॉस्ट आ रही है जबकि ए के यूनिट्स कितने बिक सकते हैं? हमने यहां पे अवेलेबल फॉर सेल कैलकुलेट किया था 60,000 यूनिट्स और बिकेंगे कितने? 55,000 यूनिट्स। यहां पे एक डिस्टर्बेंस है, क्लैश है। मैं चाहता हूं देखें कि ये 60,000 की कॉस्ट को मुझे डिवाइड किससे करना चाहिए। यानी फॉर्मूला देखें, अगर हम बनाना चाहें तो सेलिंग कॉस्ट को डिवाइड करना चाहिए सेल्स यूनिट से, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट तो आएगी ही उन यूनिट्स की जो कि बिकेंगे, ना कि उन यूनिट्स की जो कि बनेंगे। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 55,000 यूनिट से जो कि सेल होंगे। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट निकालने में आपको इशू था। तो हमारी एक यूनिट का खर्चा कितना है? 60,000 डिवाइडेड बाय 55,000 यूनिट्स। यस, इट इज 1.09। अब अगर हम इसको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करते हैं तो बात नहीं जचेगी। अच्छा, दूसरा सेलिंग कॉस्ट है 80,000 फॉर बी और बी के यूनिट्स जो बिकेंगे वो है 65,000 यूनिट्स। $80,000 डिवाइड बाय 65,000, 1.23। सेम गोज विथ सी। सी की सेलिंग कॉस्ट एक्सपेक्टेड है 90,000 और उसके यूनिट्स हैं 80,000। क्या खर्चा है? $1.125। लास्ट डी की कॉस्ट एक्सपेक्टेड है
लाख, एंड यूनिट्स है 101। कितनी कॉस्ट है? लाख डिवाइड बाय 1,01,000, 0.99। अब इसको हम क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले की मिसाल हमारी कॉस्ट कितनी थी? 1.09 और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 5,000। ये खर्चा आएगा 5,450। 5,450. 5,450, ठीक है। बी का कितना है? 12,300, sir. 12,300। Yes, sir. सी? $16,875। $16,875 एंड डी? Sir, 23,750. 750। 760. ओके, 23,760। ठीक है, ये हमने इसमें से माइनस कर दी सेलिंग कॉस्ट, और इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। लेकिन ये तो ऑलरेडी फिनिश्ड है, ये कोई रॉ फॉर्म में या वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद है कुछ डैमेज्ड गुड्स। तो उस डैमेज को हमने करना है रिपेयर। ए के 300 यूनिट्स डैमेज्ड है, उसको रिपेयर करने का खर्च आएगा 3 रुपए। ठीक है, 300 यूनिट्स 3 रुपए का खर्चा। तो कितना खर्चा हो गया? 900 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट बी को रिपेयर करने का खर्चा है 2 रुपए, और बी के टूटे हुए यूनिट्स हैं 600। सी को रिपेयर करने का खर्चा है 2.5 रुपए, टूटे हुए यूनिट्स हैं 800। ये हो गया 2,000 रुपए। और डी का रिपेयर करने का खर्चा है 3.5, टूटे हुए यूनिट्स हैं 1,500। 5,250। ठीक है, तो हमने पहले इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इसकी सेलिंग प्राइस निकाली, उसमें से हमने सेलिंग कॉस्ट माइनस की एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डैमेज माइनस कर दी। ये आ जाएगी हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इसको फिर हम कंपेयर करेंगे
कॉस्ट से। ए की कितनी है? 43,650। सेलिंग एक्सपेंस पर एक सेकंड मैं चेक कर लूं। करेक्ट, ये मुझसे मिस हुआ। यहां पे लिखा हुआ है द कंपनी एस्टिमेट्स दैट सेलिंग एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 10% इन जनवरी। सही है, इसको 10-10% बढ़ाते जाओ। 900 का 10% बढ़ाएंगे 990 हो जाएगा। बारह सौ का 10% बढ़ाओ 1320। 2000 का 10% बढ़ाएंगे 2200। और 5250 का 10% बढ़ाएंगे 5775। सही है, सेलिंग एक्सपेंस को हमने इंक्रीज कर दिया। मैंने सेलिंग कॉस्ट का 10% बढ़ेगी। हाँ, हमने ऐसे ही किया ना। अच्छा एक सेकंड, शायद 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 मैंने मिस्टेक की। यस, करेक्ट कह रहे हैं, मैंने मिस्टेक किया। मैंने कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को बढ़ा दिया। ठीक कह रहे हैं, इन सेलिंग कॉस्ट को आपने बढ़ाना है। तो इट वॉज 5450, इसको 10% बढ़ा दें 5,995. 5995। ठीक है, 12300 का 10% बढ़ा दें 13,530. 13,530। ठीक है, Sir, क्या चाहिए? 18,562. 18,500। ठीक है, लास्ट। Sir, 26,136. 136। ठीक है, सो दिस इज सपोज टू बी द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर आप इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट से, कि कॉस्ट और एनआरवी में से जो भी लोअर ऑफ होगा हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, हमारे हिसाब से ए की एनआरवी कितनी आ रही है? $43,105। ठीक है, बी की कितनी है? Sir, 105,270. 105,270। ठीक है, सी? Sir, 159,438. 159,438। लास्ट?
Sir, 268,614. 614, ठीक हो गया, 614, ठीक है। अब हम इसको कॉस्ट से चेक करेंगे। ऊपर जो उसकी कॉस्ट है, तो ए का देख सकते हैं कॉस्ट कम है, बी की भी कॉस्ट कम है, सी की एनआरवी कम है और डी की भी एनआरवी कम। सही है, सेम ही आया तकरीबन। इसका है 43,100, अपना है 43,105, 1,05,262, हमारा 1,05,270 राउंड अप की वजह से 159,438 एंड 268,614। दैट्स इट। सही है। हमको समझ में आ गया। इसमें कोई बेसिकली फॉर्मूलाज नहीं थे, सिर्फ वो फीफो और एप्को का हिसाब था। ठीक हो गया। अब हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ मूव करते हैं, जो हमने कल लेक्चर पॉज किया था। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हमने ये बात की थी कि हर कंपनी को क्या करना होगा। अपना एक प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना होगा, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं OAR, या इसका हम नाम देते हैं अक्सर रिकवरी रेट। बास जगहों पे एब्जॉर्प्शन की जगह पे नाम एप्लीकेशन भी यूज किया जाता है, तो इसको हम अप्लाइड भी कह सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं। प्री डिटरमिन्ड से हमारा मकसद क्या है? मैं कल जिक्र कर रहा था कि हमारी कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट पे एक खर्चे आते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल खर्चा तो एक्सपेक्टेड है, डिटर्मिनेबल है बड़ा इजीली, कि रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर का कितना टाइम लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड्स यानी मशीन के कितने आवर्स लगेंगे, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आएंगे। इट वाज वेरी फेयर टू कैलकुलेट। लेकिन हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि जो कंपनी के फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है, मुतअद्दिद खर्चे हमने इसमें डिस्कस किए थे। फैक्ट्री का रेंट था, मशीन की डेप्रिसिएशन थी, फैक्ट्री की इंश्योरेंस थी, हीट एंड लाइट था, इनडायरेक्ट स्टाफ यानी सुपरवाइजर्स वगैरह की सैलरी थी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वगैरह। अब वो खर्चे का जो हकीकी एक अमाउंट हमें पता चलेगा, वो अमाउंट हमें पता चलेगा महीने के बाद, या 3 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद, या 1 साल के बाद। अब हम अगर फॉर द मंथ ऑफ मई प्रोडक्शन करते हैं और मई की दूसरी तीसरी तारीख पे ही मुझसे कोई कस्टमर चीज मांगता है, तो मेरे पास ये तो एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि मैं मई के महीने में यूनिट्स कितने बनाऊंगा और मई के महीने में एक्चुअली मेरा ओवरहेड का खर्चा आता कितना है। तो इस वजह से हम एडवांस में ही एक बजट करते हैं, जिसको हमने नाम दिया बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और इसको हमने डिवाइड किया बजटेड, या आप इसको कह सकते हैं नॉर्मल,
लेवल ऑफ एक्टिविटी से, तो ये हमारा आ जाएगा ओवरहेड एप्लीकेशन रेट या फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब जो भी यूनिट बनेगा हम उसको डायरेक्ट खर्चा भी देंगे और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी देंगे। लाइक अब के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच इज अवर कॉस्ट पर यूनिट, तो उसमें एक तो हमने रखना है कि उस पे डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा, उस पे डायरेक्ट लेबर कितना आएगा, उस पे वेरिएबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट ओवरहेड्स कितने आएंगे। उसके अलावा हम रखेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हमने कैसे रखना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी पर यूनिट। ये हमारी बन जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब इसमें देखो दो चीजें अनसर्टेन है, ये जो आपने लिया है ये भी बजटेड है और ये जो आपने लिया है ये भी बजटेड है। तो एक्चुअली क्या होगा, आप हर एक यूनिट के अंदर जो खर्चा डालते जाएंगे इसको हम कहेंगे एब्जॉर्ब्ड, या हम इसको नाम दे सकते हैं अप्लाइड। बाय एंड ऑफ पीरियड एक्चुअली आपका खर्चा ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, उसको हम मुंह दे देते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अब हम कल डिस्कस कर रहे थे कि फैक्ट्री के स्ट्रक्चर के अंदर एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स, या जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे भी आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट पे भी आएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बाकी जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो किसी किस्म का कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता। क्योंकि ये कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता, तो इस वजह से इनका खर्चा हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट ने खाया पिया तो बहुत कुछ, लेकिन बना के कुछ नहीं दिया। हम क्या करते हैं, जो OAR निकालते हैं वो दो तरह के एब्जॉर्प्शन रेट्स हो सकते हैं। एक होते हैं डिपार्टमेंटल रेट्स। डिपार्टमेंटल रेट मतलब कि अगर आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी है, तो आपके पास 3 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स आएंगे, एक ए का, एक बी का, एक सी का। और दूसरा होता है ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी फैक्ट्री का खर्चा
हम एक ही रेट के थ्रू रिकवर करेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा आगे की बात है, पहले हम इसकी बेसिक समझेंगे तो आपको आगे की बातें समझ जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। Sawston Incorporation has two production departments. कौन कौन से? A and B, and two service departments. कौन कौन से? Maintenance and stores. 4 डिपार्टमेंट्स हैं पूरी कारखाने में, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, अब फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं उसको हमने करना होता है तकसीम। तकसीम करने की पहली स्टेज होती है अलोकेशन। अलोकेशन का मकसद वो इखराजात जो पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली या डायरेक्टली किसी भी डिपार्टमेंट ने खुद से किए हो। एग्जाम्पल, अगर एक फ्लैट लेते हैं कोई 4 दोस्त, कहते हैं कि हम पढ़ने की वजह से गांव से हैदराबाद या कराची आए हैं, लेकिन रहायश के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो हम 4 दोस्त मिलके क्या करते हैं, एक फ्लैट बाय कर लेते हैं, इनफैक्ट रेंट पे ले लेते हैं। उस फ्लैट में कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कि जनरल खर्चे होंगे। मिसाल, किराया है तो किराया बंदे की वजह से नहीं आ रहा। बिलफर्ज आपके फ्लैट का किराया 20,000 रुपए पर मंथ है, चाहे 4 बंदे रहे, चाहे 5 बंदे रहे, चाहे 2 रहे, चाहे अकेला रहे, किराया 20,000 ही होगा। खाने पीने के लिए आप लोगों ने क्या किया है कि घर के नीचे, फ्लैट के नीचे एक ढाबा है, कोई एक रेस्टोरेंट है, उन लाला के पास आप हर बंदा अपना अपना अकाउंट खुलवा के आ जाता है। खान साहब कहते हैं यार मैं बंदे बंदे को नहीं पकड़ सकता, मैं पूरे फ्लैट का बिल भेजूंगा। हमने उसको कहा कि भेजो बेशक पूरे फ्लैट का, लेकिन नाम हर किसी का लिखना कि अलिफ ने कितना खाया, बे ने कितना खाया, ते ने कितने खाया। अब वो खान साहब हमें महीने का बिल भेजते हैं, लेट्स से हम 4 लोगों के खाने का बिल आता है 30,000 रुपए, लेकिन उस 30,000 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली लिखी हुई है कि एक्स के ऊपर कितना है, वाई के ऊपर कितना है, जेड के ऊपर कितना है और क्यू के ऊपर कितना है। अब ये खर्चा तकसीम करने के लिए आपको किसी किस्म की बेसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खर्चा आया तो पूरे फ्लैट का है, लेकिन दिस कॉस्ट इज स्पेसिफिकली incurred by respective department। तो कोई भी खर्चा जो कि हर डिपार्टमेंट ने खुद से किया हो, यानी वो पर्टिकुलर हो या स्पेसिफिक हो, तो उसको हम कहेंगे, उसको हम करेंगे एलोकेट। दूसरा पार्ट आता है अपॉर्शनमेंट। अब आप लोग अगर एक फ्लैट में रह रहे हैं तो उस फ्लैट का किराया कौन कितना भरेगा, इसको तकसीम करने का एक सूटेबल बेसिस होना चाहिए। हमारे यहां पाकिस्तानी निजाम में अमेरिकन सिस्टम चलता है कि सब कोई बराबर भरेगा, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज फेयर। मिसाल, उस फ्लैट के अंदर 2 कमरे हैं और रहने वाले बंदे हैं 5। 3 बंदे रहते हैं एक कमरे में, 2 बंदे रहते हैं दूसरे कमरे में। ऐसा तो करना पड़ेगा, अब एक बंदा आधा आधा कमरे में तो नहीं रह सकता।
अच्छा, 20,000 रुपए का किराया है। ये 20,000 रुपए का किराया 5 बंदों में किस तरह से तकसीम किया जाए? अगर हम 20,000 के किराए को तकसीम करते हैं 5 बंदों से, फी बंदा खर्चा आता है 4,000 रुपए, ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन इसमें अनफेयर होने की गुंजाइश भी मौजूद है। तो हम एक और काम कर सकते हैं कि 20,000 को 2 कमरों पे तकसीम कर दें। 10,000 रुपए पर रूम के हिसाब से कॉस्ट है। फिर हर रूम का खर्चा उस रूम में रहने वाले बंदों पे तकसीम किया जाए। जिसमें 3 रह रहे हैं वो 10,000 डिवाइड बाय 3 कर लें, और जिसमें 2 रह रहे हैं वो 10,000 डिवाइड बाय 2 कर लें। अपॉर्चनमेंट के लिए आपने कोई ना कोई बेसिस रखना है जो कि जस्टिफाइबल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मिसाल, आप लोगों ने 5 दोस्तों ने उस ढाबे पे अकाउंट खुलवाया फ्लैट नंबर के नाम से कि फ्लैट नंबर 23 का हम आपके पास नाश्ता भी करने आएंगे, कभी खाना खाने आएंगे, शाम की चाय पीने आएंगे, रात का खाना खाने आएंगे। तो कोई भी बंदा रेस्टोरेंट पे जाएगा, ढाबे पे जाएगा, फ्लैट का नंबर बताएगा, खाना खा के निकल जाएगा। अब खान साहब कहता है यार मुझे शक्लें याद नहीं रहती, कभी मैं बैठा हूं, कभी मेरा भाई बैठा है, कभी मेरा बेटा बैठा है, तो हमारे पास इतना रश लगा होता है, मुझे टाइम नहीं है इतना कि मैं आप लोगों के नाम के साथ बिल बनाऊं। हम कहते हैं चल ठीक है लाला, आप एक काम करो, आप पूरे फ्लैट का हमें बिल बना के भेज दो। आपको लाला ने 30,000 रुपए का बिल पूरे महीने का बना के भेज दिया, जिसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से शख्स ने कितना खाना खाया है। अब उस 30,000 रुपए के खर्चे को हम 5 बंदों पे किस तरह से तकसीम करें? कोई मशवरा दे दे। 30,000 रुपए का बिल है, 5 खाने वाले बंदे हैं, ये नहीं पता कि कौन सा शख्स कितनी बार आया है और कौन से शख्स ने कितने रुपए का खाना खाया है। सर वेट एक करवाएं। पाकिस्तानी है, इक्वली करना पड़ेगा। ओके, रमशा आपका क्या पॉइंट है? सर वेट करवाएं। ओके, हम एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम हम ये समझते हैं कि वजन जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा खाना खाएगा। तो हमने क्या किया, 4 बंदे हैं, अगर W X Y and Z, W का वजन है 80 किलो, X का वजन है 60 किलो, Y का है 70 किलो और Z किसी दिन हवा में उड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, इन चारों बंदों के वजन का करते हैं टोटल, कितना है 80 60 70 40, टोटल चारों का वजन मिला के है 250 किलो। हम क्या करते हैं, उसका बिल जितना भी आया है, बिल आया है हमारा 30,000 रुपए, उसको हम 250 किलो से तकसीम करते हैं। फी किलो 120 रुपए। W का वजन है 80, तो इसको हम बोलेंगे बेटा आप 9,600 रुपए देंगे। X का वजन है 60, 7,200 रुपए देगा। अच्छा, अब एक आपने मुझे बेसिस बताया कि 30,000 को आप डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो हर बंदे को खर्चा आएगा 7,500। लेकिन क्या ये ज्यादा जस्टिफाइबल नहीं होगा कि जो बंदे का वजन ज्यादा होगा वो ज्यादा खाना खाएगा? मे बी, मैं उसको 100% नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जो कि खाते बहुत है, लगता नहीं है, और हमारे जैसे कहते हैं कि भाई हम खाना देखते हैं और वजन बढ़ जाता है। तो कुछ भी बन सकता है। या तो अगर आपके पास इतना रिकॉर्ड हो कि नंबर ऑफ विजिट्स कितने हैं, खान साहब को बोलते हैं चलो तुम नाम के साथ ना लिखो, सिर्फ नंबर ऑफ विजिट्स काउंट करो कि कौन सा शख्स कितनी बार आया है,
अब वो हमें नंबर ऑफ विजिट्स बताता है कि W मेरे पास एक महीने के अंदर 60 टाइम्स आया है, X मेरे पास 120 बार आया है, Y 90 बार आया है और Z मेरे पास 30 टाइम्स आया है। तो हम इसको नंबर ऑफ विजिट्स पे कर लेते हैं। 60, 120, 90 एंड 30, टोटल हो गए 300 विजिट्स। हम निकालते हैं कॉस्ट पर विजिट, 30,000 डिवाइड बाय 100 विजिट्स, तो ये बनेगी 100 रुपए पर विजिट। तो ये बिल बनेगा 6,000 रुपए का, 12,000 रुपए का, 9,000 रुपए का, 3,000 रुपए का। हमें बेसिकली क्या करना है, अपोर्शनमेंट हम कहते हैं जनरली इंकर्ड ओवरहेड्स। जिस तरह एक जॉइंट फैमिली में अगर 3 भाई है, एक बाप है, वाल साहब है, तो एक उनके वाल साहब की फैमिली है और 3 भाइयों की फैमिली है। अब अगर किराया भर रहे हैं तो एक साथ, बिजली का बिल भर रहे हैं तो एक साथ, खाने पीने राशन का खर्चा आ रहा है तो एक साथ, तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि एक्चुअली कौन से भाई के ऊपर कितना खर्चा तकसीम होना चाहिए, क्योंकि वो जो खर्चा कर रहे हैं वो जनरली इंकर्ड है। अच्छा, अगर हर भाई के बच्चे स्कूल में एडमिटेड है तो यकीनन हर बच्चे की जो फीस होगी वो उसके वालिद के ऊपर चार्ज होगी। तो जो स्कूल की कॉस्ट है, जो एजुकेशन कॉस्ट है, उसको 3 भाई और एक वाल साहब यानी 4 बंदों में तकसीम करने की जरूरत में टेंशन नहीं है। वजह क्योंकि हमें स्पेसिफिकली पता है कि किसके ऊपर एजुकेशन की कितनी कॉस्ट आएगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इट कम्स टू रेंट, व्हेन इट कम्स टू राशन, वो इखराजात क्योंकि चारों बराबर तरीके से उसका मजा ले रहे हैं, तो किस तरह से तकसीम किए जाएंगे, हम उसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। हमें कोशिश करना है कि वो सिस्टम मैक्सिमम लेवल पे जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने चीज देख ली 2। अच्छा, हमारे पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं क्वेश्चन में? ए के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। सर्विस डिपार्टमेंट में क्या क्या है? मेंटेनेंस एंड स्टोर्स। ये है हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा, अब इसमें इखराजात देखते हैं। हीट एंड लाइट का खर्चा है 19,200 रुपए। किसने किया हमें नहीं पता। रिपेयर कॉस्ट जनरल है, मशीन डेप्रिसिएशन जनरल है, रेंट एंड रेट्स जनरल है, कैंटीन का खर्चा जनरल है, मशीन इंश्योरेंस जनरल है। फ्लोर एरिया यानी हमारी पूरी फैक्ट्री कितने मीटर स्क्वायर पे बनी हुई है? 15,000 स्क्वायर मीटर पे बनी हुई है, जिसमें से 6,000 का स्पेस घेरा हुआ है ए ने, 4,000 बी, 3,000 मेंटेनेंस, 2,000 स्टोर्स ने। मशीन की बुक वैल्यू बताई है, 80,000 रुपए की मशीन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 120 है। अच्छा, ये आ गया एलोकेटेड ओवरहेड्स। तो पहले पहले हम रखते हैं वो इखराजात जो पहले से ही एलोकेटेड है, यानी उसकी तकसीम पहले से ही की हुई है। ए के ऊपर कितना है? 15,000। बी के ऊपर खर्चा कितना है? 20,000। सी के ऊपर खर्चा कितना है? 12,000। और डी का खर्चा कितना है?
5,000। इसका बेसिस आपने क्या रखा? हम बोलेंगे बेसिस नहीं है, ये पहले से ही एलोकेटेड है और टोटल खर्चा इसने बताया हुआ है 50,000 रुपए का। तो ये 50,000 रुपए फैक्ट्री का खर्चा चारों डिपार्टमेंट्स में तकसीम हो गया। अब हम आते हैं दूसरी स्टेज पे, जिसको हम कहते हैं अपोर्शनमेंट। मिसाल, मैं आपसे सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं कि खर्चा है रेंट एंड रेट्स का। रेंट एंड रेट्स का टोटल खर्चा कितना है रेंट एंड रेट्स का? 38,400। ये किराए का खर्चा चारों डिपार्टमेंट्स में अगर मैं तकसीम करना चाहूं तो कौन से बेसिस पे तकसीम करना ज्यादा सूटेबल रहेगा? फ्लोर एरिया पे, मशीन वैल्यू पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे, या आपके पास कोई और डेटा मौजूद है? ओके, फ्लोर एरिया सूटेबल। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी पूरी फैक्ट्री बनी हुई है 15,000 स्क्वायर मीटर पे। तो हमने क्या कर दिया, खर्चा है 38,400, इसको डिवाइड किया पूरी फैक्ट्री के स्पेस से, दैट इज 15,000 स्क्वायर मीटर। तो फी स्क्वायर मीटर हमारा खर्चा है रेंट का 2.56। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट ए ने कितना एरिया घेरा हुआ है। डिपार्टमेंट ए बना हुआ है 6,000 स्क्वायर मीटर पे। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से, तो इसको आएगा 15,360 रुपए का किराया। बी कितने स्पेस पे बना हुआ है? 4,000 स्क्वायर पे। इसको खर्चा आ गया 10,240 का। मेंटेनेंस कितने बना हुआ है? 3,000 पे। यह गया 7,680। और स्टोर्स कितने पे बना हुआ है? 2,000 पे। 5,120। और आपने बेसिस क्या बनाया? एरिया। अब ये खर्चा 38,400 का था तो जनरल, लेकिन आपने इसको तकसीम करने का एक बेसिस बनाया। इसी तरीके से आपने फिर क्या करना है, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट का खर्चा कितना है? 19,200। लेकिन ये लाइट पाकिस्तानी लाइट नहीं है, हम बिजली को लाइट कहते हैं कि लाइट आ गई, लाइट चली गई। ये बेसिकली टेम्परेचर और लाइटनिंग का खर्चा है। जिस तरह आप कभी एसी खरीदने जाओ, दुकानदार को कहो कि मुझे एसी चाहिए, तो पूछता है कितने टन का चाहिए, 1 टन का या 1.5 टन का या 2 टन का। आप उससे पूछते हो बेटा आप बताओ, भाई आप बताओ मुझे कितने का लगाना चाहिए, तो आपसे पहला सवाल करता है कमरा कितना बड़ा है। अगर आपका रूम बड़ा है तो बड़ा एसी चाहिए होगा, रूम छोटा है तो छोटा एसी काम कर जाएगा। हीटिंग सिस्टम ज्यादा आपको वहां पे लगाना पड़ेगा जहां आपके पास स्पेस ज्यादा होगा। लाइटनिंग भी आपको वहां ज्यादा करनी पड़ेगी। मिसाल, अगर छोटा कमरा है, जिस तरह टॉयलेट्स या वॉशरूम्स हमारे पास होते हैं, हम उसमें एक सेवर लगा लेते हैं, काम चल जाता है। कमरे में हमें कम से कम 2 या 4 सेवर्स लगाने पड़ते हैं तो रोशनी मुनासिब रहती है। लाउंज होता है तो उसमें हमें और ज्यादा सेवर्स या झूमर लगाना पड़ता है ताकि और रोशनी बेहतर हो।
तो इसको भी हम किस बेसिस पे करेंगे? एरिया के बेसिस पे। तो सेम काम आपने किया, 19,200 इसको हमने डिवाइड कर दिया 15,000 स्क्वायर मीटर से। तो पर स्क्वायर मीटर आपका खर्चा है 1.28। इसको भी रिस्पेक्टिव स्क्वायर मीटर से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मिसाल पहला बना हुआ है 6,000 फीट पे, तो आपने इसको क्या किया, 6,000 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको खर्चा मिला 7,680 का। दूसरा बना हुआ है 4,000 स्क्वायर मीटर पे, 5,120 का। फिर बना हुआ है 3,000 फीट एंड 2,000 फीट। 3,000 फीट 3,840 एंड 2,000 फीट 2,560। ठीक है, ये दूसरा खर्चा अपोर्शन हो गया। फिर तीसरा खर्चा है रिपेयर का खर्चा। आप अंदाजा लगाओ कि इसको किस बेसिस पे तकसीम करना चाहिए। मशीन डेप्रिसिएशन को किस बेसिस पे करना चाहिए, कैंटीन को किस बेसिस पे करना चाहिए, और इंश्योरेंस को किस बेसिस पे करना चाहिए। अब ये मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, ये हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप मीनवाइल ट्राई करोगे तो दैट इज बेस्ट। रिपेयर कॉस्ट को किस बेसिस पे करना है, मशीन डेप्रिसिएशन, कैंटीन एंड इंश्योरेंस। इन सारे खर्चों को तकसीम करके हम निकालेंगे डिपार्टमेंट ए का खर्चा, डिपार्टमेंट बी का खर्चा, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा, मेंटेनेंस का एंड स्टोर्स का खर्चा। ये आ जाएंगे एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड। ठीक है, मैं इसको आज यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंप्लीट करेंगे।